भारतीय इतिहास में एक साल ऐसा है जिसने देश की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो साल था 1857। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो चलिए आज इस बहुत बड़ी लड़ाई को एक बिल्कुल अलग अंदाज में समझते हैं, जैसे हम अपने स्टडी नोट्स बना रहे हों। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस चिंगारी को देखेंगे जिससे ये सब शुरू हुआ। फिर जानेंगे कि आखिर विद्रोह के असली कारण क्या थे, कौन थे इस क्रांति के महानायक। साथ ही नजर डालेंगे मुख्य घटनाओं और असफलता पर, और आखिर में बात करेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला और ये हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गया। कहते हैं ना कि हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। 1857 के संग्राम के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बस एक घटना और उसने जैसे पूरे देश में आग लगा दी। और वो चिंगारी थे मंगल पांडे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक साधारण से सिपाही। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। हाँ, ये सच है, उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, पर उनका ये बलिदान विद्रोह की वो पहली और सबसे ताकतवर चिंगारी बन गया। लेकिन सोचिए, एक अकेली चिंगारी इतनी बड़ी आग नहीं लगा सकती है ना। आग तो तब लगती है जब बारूद पहले से ही हर तरफ बिछा हो। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन से गहरे कारण थे जिनकी वजह से पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। सबसे पहले बात करते हैं राजनैतिक वजहों की। उस वक्त के भारतीय राजा महाराजा अंग्रेजों की नीतियों से तंग आ चुके थे, खासकर लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति से। इस नीति ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया, जिसके बहाने झांसी, नागपुर, अवध एक एक करके कई राज्यों को हड़प लिया गया। तो ये लैप्स की नीति ठीक क्या भला? देखिए, बहुत चालाकी से बनाया गया एक नियम था। इसके मुताबिक अगर किसी भारतीय राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। बस इसी एक पॉलिसी ने कई बड़े बड़े भारतीय राज्यों की जड़ें हिला दी और गुस्सा भड़क उठा। अब आते हैं आर्थिक कारणों पर। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। हमारे उद्योग धंधे तबाह हो रहे थे, बेहतरीन कारीगर और बुनकर बेरोजगार घूम रहे थे, और किसानों का तो और भी बुरा हाल था। उन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि वे गरीबी और भुखमरी की हालत में पहुंच गए थे। और यह गुस्सा सिर्फ राजाओं या किसानों तक ही नहीं था, यह समाज के हर हिस्से में फैल चुका था। एक तरफ आम लोगों को डर था कि अंग्रेज उनके धर्म और रीति रिवाजों को खत्म कर देंगे, तो दूसरी तरफ सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ खुलेआम भेदभाव होता था। ना अच्छी तनख्वाह, ना कोई ऊंचा पद। इतने सारे कारण तो थे ही, लेकिन फिर एक ऐसी बात हुई जिसने जैसे बारूद के ढेर में माचिस की तीली फेंक दी। वो थी एक अफवाह, एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल के कारतूसों के बारे में। अफवाह ये थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। तो जब गुस्सा इतना फैला तो इस गुस्से को एक आवाज देने के लिए, इसे सही दिशा देने के लिए कुछ लोग सामने आए। ये थे इस क्रांति के महानायक, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई की कमान संभाली। सबसे पहले नजर जाती है दिल्ली पर। वहां विद्रोहियों ने क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे मुगल बादशाह, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, बहादुर शाह जफर, उन्हें ही हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया, और इसके साथ ही दिल्ली इस पूरे विद्रोह का केंद्र बन गई। लेकिन जब भी 1857 की बात होती है तो एक नाम है जो शायद सबसे पहले जहन में आता है, और वो है झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। और उनका वो एक वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक चुनौती थी, एक नारा था। लैप्स की उसी नीति के खिलाफ अपने राज्य को बचाने का उनका ये संकल्प पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। और ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली या झांसी में नहीं लड़ी जा रही थी, ये आग तो पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल चुकी थी। कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे ने मोर्चा संभाला, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और बिहार में वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो चलिए अब देखते हैं कि यह विद्रोह असल में आगे कैसे बढ़ा, और एक बहुत बड़ा सवाल कि इतने हिम्मत और बलिदान के बाद भी आखिर ये कामयाब क्यों नहीं हो पाया। देखिए, शुरुआत हुई 10 मई 1857 को मेरठ से, और वहां से चिंगारी ऐसी भड़की कि अगले ही दिन विद्रोही दिल्ली पहुंच गए। जून आते आते ये लड़ाई कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे बड़े शहरों तक पहुंच गई, और वहां बहुत जबरदस्त लड़ाइयां हुईं। लेकिन 1858 और 59 तक अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके इन सभी विद्रोहों को दबा दिया। तो आखिर गड़बड़ कहां हुई?
क्यों ये लड़ाई जीती नहीं जा सकी? इसके कुछ बड़े कारण थे। जैसे कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। अंग्रेजों के पास हमसे बेहतर हथियार और साधन थे। और दुख की बात यह है कि कुछ भारतीय राजाओं ने ही विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। कहते हैं ना, कभी कभी हार में भी एक बड़ी जीत छिपी होती है। 1857 के विद्रोह की हार ने भारत के इतिहास को शायद इतना बदल दिया जितना जीत भी नहीं बदल पाती। इसने भारत पर अंग्रेजी शासन का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? ये बहुत बड़ा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले 100 सालों से भारत पर राज कर रही थी, उसे हटा दिया गया और अब भारत पर सीधा डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी का शासन शुरू हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। और यहीं से 1947 की कहानी की नींव पड़ी। भले ही 1857 का संग्राम अपने असली मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने पहली बार भारतीयों के बीच एक देश होने का, एक साथ होने का एहसास जगाया। आज़ादी के आंदोलन के वो बीज बो दिए जो ठीक 90 साल बाद 1947 में आज़ादी का पेड़ बनकर उगे। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या 1857 की क्रांति वाकई में असफल थी? हाँ, लड़ाई के मैदान में शायद हाँ, लेकिन लोगों के दिलों में जो आज़ादी की आग ये जला गई, उस लिहाज से देखें तो शायद ये भारत की सबसे सफल क्रांति थी।